Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 attempt. तो कल मैंने डाला था क्विक रिविजन ऑफ बोर्ड मीटिंग्स. आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो. नहीं देखी है तो देख लो, या फिर ऑफ कोर्स कंपनी लॉ के पेपर से पहले एक बार उस वीडियो को आप रेफर करोगे तो बोर्ड मीटिंग आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ जनरल मीटिंग. आज हम करेंगे जनरल मीटिंग की क्विक रिविजन. आई विल ट्राई टू कवर एज मच content or probably almost all the topics, and that too in lesser number of times. Let's get started. Please subscribe to my channel if you find the video informative. तो ये कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं. एज इट क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सेक्शंस 96 to 118 पढ़ेंगे एंड 1 to 1 पढ़ेंगे. ये रूल्स है. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स SS2 लगता है जनरल मीटिंग पे, और सेबी LODR रेगुलेशंस लगती है. देन मूविंग अहेड टू कॉर्पोरेट मीटिंग्स एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. ये समझना ज़रूरी है. अब अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कंपनी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कलेक्टिवली लिए जाते हैं. एक होता है बोर्ड, जो हमने कल पढ़ा था. बोर्ड के केस में दो तरीके से हम डिसीजन लेते हैं. फर्स्ट मीटिंग में, दूसरा सर्कुलेशन में, जो हमने 175 सेक्शन डिटेल में पढ़ा था. दूसरा होता है मेंबर्स. जो बोर्ड ने के पास पावर है वो बोर्ड ने कर दी. मेंबर्स के पास जो पावर है मेंबर्स कर लेते हैं क्लास मीटिंग्स में या जनरल मीटिंग्स में. क्लास मीटिंग्स में एक्चुअली कोई पर्टिकुलर क्लास जो है वो मीटिंग कंडक्ट करती है तो उसे हम क्लास मीटिंग कहते हैं. और जो जनरल मीटिंग होती है वो फर्दर 3 तरीके से डिसीजन लिया जाता है. वो पोस्टल बैलेट से लिया जा सकता है, वो रिमोट ई वोटिंग से लिया जा सकता है, वो रेजोल्यूशन इन मीटिंग से लिया जा सकता है. रेजोल्यूशन में भी फर्दर 2 तरीके से वोटिंग होती है, डिमांड बाय पोल, शो ऑफ हैंड्स. ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की अपनी मीटिंग हो सकती है अपने डिसीजंस के लिए, और क्रेडिटर्स की अपनी मीटिंग हो सकती है. दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट जो आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मेंबर्स मीटिंग से स्टार्ट करेंगे. मेंबर्स मीटिंग, जो मेंबर्स मीटिंग करते हैं वो आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. वो 3 तरीके की होती है. पहला होता है AGM, द एनुअल जनरल मीटिंग. दूसरा EOGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एंड तीसरा है क्लास मीटिंग. राइट, ये 3 टाइप की मेंबर मीटिंग्स है जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो स्टार्टिंग विद AGM, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेक्शन. एज द नेम सजेस्ट, एनुअल जनरल मीटिंग ये साल में एक बार होती है. यहाँ पे 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो है वो डिस्कस किए जाते हैं. इन 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारे होते हैं स्पेशल बिजनेसेस. राइट, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी गई है. एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. तो ये इंपॉर्टेंट बात है. अगेन आई वुड रिपीट, कल वाला PDF भी मैंने शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम में, और ये PDF भी आपको टेलीग्राम में जो है वो मिल जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी जॉइंड द टेलीग्राम चैनल. इफ नॉट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो मैंने पूरा का पूरा PDF वहाँ पे शेयर कर दिया था. वैसे ये स्टडी मटेरियल वैसे ही है, बट स्टिल अगर आपको रेफर करना है PDF तो वहां पे आपको मिल जाएगा. एज द नेम सजेस्ट, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक ही बार होती है, हेल्ड 1 in each calendar year. फर्स्ट AGM है, इट शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अब जैसे पहले होता था कि ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ना फर्स्ट AGM करनी होती थी, वो चीजें अब हट गई है. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में करनी है. नहीं, बस जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा उसके 9 months के अंदर विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको फर्स्ट AGM करनी है. उसके बाद जितनी भी होगी वो विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर होगी. और किसी भी 2 AGMs के बीच में 15 months से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. राइट, आगे अगर हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की, तो लिस्टेड कंपनी में टॉप 100 listed companies को shall hold their AGM within a period of 5 months from the date of closing of the financial year. तो listed company केस में जो हमारी टॉप 100 listed entities हैं उन्हें 5 months में अपनी AGM जो है वो कंडक्ट करनी पड़ती है. और एग्जम्पशन की अगर हम बात करें तो 1 person कंपनी को एग्जम्पशन है, यानी कि 1 person कंपनी को AGM हेल्ड करने की जरूरत नहीं है. क्या ये जो टाइम पीरियड है, वैलिडिटी पीरियड है, ये बढ़ाया जा सकता है? ये जो गैप पीरियड है 15 months का, उसे इंक्रीज किया जा सकता है. बिल्कुल किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 3 months. लेकिन ये कौन इंक्रीज कर सकता है? बाय द रजिस्ट्रार. देखो, अगर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाती है, अपना स्पेशल रीजन देती है, रजिस्ट्रार फाइंड्स कि हाँ भाई जेन्युइन रीजन है, तो वो उसे 3 months के लिए एक्सटेंड कर सकता है. लाइक इट इज अप टू द रजिस्ट्रार. बट फर्स्ट AGM में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती. नो सच एक्सटेंशन इज गिवन इन द फर्स्ट AGM. ये बात हमेशा याद रखनी है. एक्सटेंशन की वैलिडिटी सब्सिक्वेंट AGMs के लिए होती है, फर्स्ट AGM के लिए नहीं होती. उसके बाद डेट, टाइम एंड प्लेस. अगर हम
टाइम की या डे की बात करें तो बिजनेस आवर्स के दौरान होती है, दैट इज बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एजीएम है वो कभी भी नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं होती, राइट? एजीएम इज नेवर कंडक्टेड ऑन द नेशनल हॉलिडे। लेकिन यहां पे बात आती है कि नेशनल हॉलिडे क्या होता है। तो नेशनल हॉलिडे होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हॉलिडेज डिक्लेयर की हुई है, राइट? देयर आर मल्टीपल हॉलिडेज इन एवरी स्टेट्स, बट वो सारी हम नेशनल हॉलिडेज में नहीं काउंट करते। नेशनल हॉलिडेज सिर्फ वो हॉलिडेज होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की। और इस टाइम पे हमारे यहाँ पे 3 नेशनल हॉलिडेज होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर। तो ये चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि कहाँ पे हेल्ड होती है। इट कुड बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी सिटी टाउन विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी या रजिस्टर्ड ऑफिस में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेंबर्स ने आना है तो होटल में अरेंजमेंट होती है या कहीं और अरेंजमेंट होती है, तो दे से विद इन द सिटी टाउन विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे आप किसी भी जगह पे कर सकते हो। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है एक अनलिस्टेड कंपनी। एक अनलिस्टेड कंपनी इंडिया में कहीं पे भी एजीएम कर सकती है, प्रोवाइडेड कि उन्हें सारे मेंबर्स का कॉन्सेंट जो है राइटिंग में पहले से लेना पड़ेगा, राइट? सो बेसिकली एक एक्सेप्शन इसकी ये है, जहां हम कहते हैं कि एजीएम हमेशा हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए। उसकी एक एक्सेप्शन, पहली एक्सेप्शन है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम कहीं पे भी कर सकती है अगर वो सारे मेंबर्स का, ऑल मेंबर्स का जो कॉन्सेंट है वो एडवांस पे ले लेती है राइटिंग में, राइट? तो दैट इज इट। दूसरी चीज है गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है वो भी अपनी एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं पे भी कर सकती है, प्रोवाइडेड उन्होंने अप्रूवल जो है वो ले रखी है, राइट? सिचुएटेड विद अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और फर्दर देखो, अगर तो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रही है या जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे कहीं हो रही है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अप्रूवल की जरूरत तब आती है जब आपने कहीं और मीटिंग करनी है, राइट? और अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो वो कहते हैं कि बिफोर हैंड डिसाइड कर लो, इट हैज टू बी डिसाइडेड बिफोर हैंड कि कहां पे मीटिंग करनी है, राइट? उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, जो मैंने आपको अभी बताया। तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं एजीएम पे, और ऑर्डिनरी बिजनेसेस के अलावा जितने बिजनेस है वो सारे स्पेशल बिजनेस है। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस कौन कौन से हैं? Consideration of financial statements and reports of the board and auditors. Consideration of financial statements, reports of board and auditor, 3 चीजें फर्स्ट पॉइंट में आई। दूसरे में declaration of dividend, appointment of directors in place of those retiring, and appointment of and fixing of remuneration of the auditors। ये 4 आपको बाय हार्ट होने चाहिए। आप ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस तो आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस ही कहलाते हैं। क्या कोई पेनल्टी लगती है अगर एजीएम नहीं कंडक्ट करते? ऑफ कोर्स क्यों नहीं लगेगी, राइट? कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट shall be punishable with the fine which may extend to 1 lakh rupees, and in case of continuing default अगर चलता जाता है तो definitely that may extend to 5,000 for each day to which the फेलियर कंटिन्यूज। तो 1 लाख, और अगर चलता जा रहा है तो 5,000 पर डे तक वो चलेगा, राइट? कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। देखो, कल भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि ड्यूली कन्वीन्ड, प्रॉपर्ली कन्वीनिंग की बहुत जरूरत है। उसका क्या मतलब है? वैलिडली ट्रांजैक्टेड जैसे हम कहते हैं, मतलब तरीके से हर चीज हुई है। प्रॉपर्ली कन्वीन्ड कैसे हो सकती है? सबसे पहली बात कि मीटिंग जो कॉल की है प्रॉपर अथॉरिटी ने की है, प्रॉपर नोटिस गए हैं, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है? कन्वीन जो होता है वो पहले होता है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूट क्या है कि कैसे मीटिंग करवाई गई है, उसके लिए प्रॉपर कोरम होना चाहिए, प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए, प्रॉपरली कंडक्ट कैसे करी गई है, बिजनेस जो है वो वैलिडली ट्रांजैक्ट हुए हैं, प्रॉपर वोट हुआ है, प्रॉपर मिनट्स जो है वो बने हैं। आई वुड सजेस्ट यू टू गिव इट अ गुड रीड, बिकॉज ऐसा जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू शुड नो। अब आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कॉलिंग ऑफ ईजीएम। ईजीएम क्या होता है? ईजीएम 4 तरीके से कॉल करी जाती है। ईजीएम होती क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एजीएम जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वो साल में एक बार होती है, ठीक है? वहां पे जो भी ऑर्डिनरी बिजनेसेस हुए, स्पेशल बिजनेसेस हुए, कंडक्ट कर लिए। जो नेक्स्ट एजीएम होगी वो अगले साल होगी। लेकिन 2 एजीएम्स के बीच में अगर कोई काम है, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करनी है, अगर कोई अप्रूवल लेना है, तो उस टाइम पे हम जो जनरल मीटिंग्स कंडक्ट कराते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। किसी भी 2 एजीएम्स के बीच में जो मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। ये 4 तरीके से होती है। बोर्ड कंडक्ट करा सकता है,
पहली बात सुओ मोटो, हम इसको बोलते हैं सुओ मोटो, यानी कि अपने आप जो है बोर्ड कंडक्ट करा सकता है। दूसरी चीज बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के रिक्वेस्ट पे बोर्ड जो है कंडक्ट करवा सकता है। तीसरी चीज बाय रिक्वेजिशन इज देमसेल्व्स, लेकिन अगर इस सेकेंड पॉइंट में बोर्ड फेल हो जाता है तो रिक्वेजिशन अपने आप मीटिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई टेल यू। एंड लास्ट इज बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर कर सकती है फॉर ईओ जीएम। तो सबसे पहले आता है सुओ मोटो बाय बोर्ड, दैट इज प्रिटी इजियर, कुछ नहीं है। अगर बोर्ड को लग रहा है कि भाई कोई बिजनेस हमने ट्रांजैक्ट कराना है तो सिंपली वो ईजीएम कॉल कर सकते हैं। दूसरा है बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स को कुछ कोई बिजनेस पास कराना है, कुछ भी करना है, तो बोर्ड जो है वो जाके बोर्ड को रिक्वेस्ट करेगी कि ऐसे ऐसे। अब कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो चाहिए होता है कि इतने लोग आएंगे तभी हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच शेयर कैपिटल, ठीक है, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल के जो मेंबर्स है वो जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि भाई हमें मीटिंग करवानी है। और अगर नहीं है तो 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बैटर सेट आउट फॉर कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स वो बता देंगे कि ये चीजें जो है हमें इसके लिए मीटिंग करानी है। टाइम पीरियड है कि बोर्ड ने मीटिंग कॉल करनी है विद इन 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन एंड हेल्ड करनी है विद इन 25 डेज। कॉल करनी है विद इन 21 डेज एंड हेल्ड करनी है विद इन 45 डेज। लेकिन अगर बोर्ड फेल हो जाती है, बोर्ड फेल्स टू कॉल द मीटिंग विद इन 21 डेज एंड हेल्ड द मीटिंग विद इन 45 डेज, तो ये जो पूरा का पूरा पावर है वो रिक्वेजिशनिस्ट के पास चला जाता है। रिक्वेजिशनिस्ट खुद से अपने आप मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड द मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। तो रिक्वेजिशन फॉर कन्वीनिंग क्या है, दैट प्रोवाइडिंग रिक्वेजिशन इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वो करवा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि खर्चा कौन उठाएगा, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। खर्चा जो होता है रिक्वेजिशनिस्ट का, क्योंकि थोड़ा सा ये आउट से थोड़ा एक्सपेंसिव अफेयर हो सकता है, तो उस केस में खर्चा कौन उठाएगा, तो कंपनी रीइंबर्स करती है। रीइंबर्स करना, जो भी खर्चा मेंबर्स कर देंगे उसकी रीइंबर्समेंट करेगी कंपनी। क्योंकि रिक्वेजिशनिस्ट से पहले बोर्ड को बोला था, बोर्ड की ड्यूटी थी, क्योंकि बोर्ड ने नहीं कंडक्ट किया तो रिक्वेजिशनिस्ट से अपने आप कर ली। लेकिन कंपनी रीइंबर्स करने के बाद वो पैसा उस डायरेक्टर के रेम्युनरेशन में से या उसके पॉकेट में से निकालेगी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। सो बेसिकली दे शैल बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। कंपनी इन टर्न रिकवर सच एक्सपेंसेस फ्रॉम एनी फी और रेम्युनरेशन payable under 197 to such of the directors who were in fault, जिनकी वजह से, जिन्होंने मीटिंग ना कंडक्ट करवाई और वो रिक्वेजिशनिस्ट के पास चली गई, उसके पॉकेट में से पैसा निकल जाएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट है रिक्वेजिशनिस्ट का, जो आपने याद रखना है कि इसका खर्चा कौन उठाएगा। खर्चा रीइंबर्स करेगा कंपनी और कंपनी निकालेगी ये खर्चा फ्रॉम द फी और फ्रॉम द रेम्युनरेशन ऑफ द डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। अब ये तो पॉइंट हो गया कंपनी की तरफ से। अगर आपने रिक्वेजिशनिस्ट की मीटिंग कराई और वहां पे हाफ एन आवर के अंदर कोरम नहीं आया, तो नॉर्मली कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोरम नहीं आता तो क्या होता है, मीटिंग एडजर्न हो जाती है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई अगेन रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो मीटिंग हो जाती है एडजर्न। लेकिन अगर कोरम रिक्वेजिशनिस्ट की मीटिंग में नहीं आती हाफ एन आवर में, देन मीटिंग स्टैंड्स कैंसल्ड। यहाँ पे एडजर्नमेंट वाला पॉइंट नहीं आता, यहाँ पे मीटिंग हो जाती है कैंसल। उसके पीछे रीजन ये है कि आप इतना शोर मचा रहे हो, आप अपने आप मीटिंग कर रहे हो, कोरम तो आपकी आई नहीं है, ठीक है, तो दूसरा मौका नहीं दिया जाता, वहीं पे मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाती है, राइट। सो नोटिस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, प्लेस, डे, आर, ये सारी चीजें स्पेसिफाइड होनी चाहिए। इफ रेजोल्यूशन इज प्रपोज एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। नोटिस कौन कौन साइन करेगा, जितने भी रिक्वेजिशनिस्ट है वो नोटिस को साइन करेंगे, या फिर अगर वो किसी एक को साइन कर देते हैं तो वो भी करेगा। नो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं, सबको पता तो है किस चीज के लिए मीटिंग हो रही है, रिक्वेजिशनिस्ट से कोई जरूरत नहीं है। सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, हाँ, नोटिस जो है वो within 3 days on which the requisition is deposit with the company a valid requisition वो हो जानी चाहिए। No meeting convene, अगर मीटिंग कन्वीन नहीं होती है तो रिक्वेजिशनिस्ट के पास राइट होता है कि वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स लेके मीटिंग कन्वीन कर ले। बोर्ड ऑफ गिविंग नोटिस हमेशा सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लास्ट इज बाय ट्रिब्यूनल। बाय ट्रिब्यूनल बहुत इजी है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है अपने लेवल पे कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके पास कोई एप्लीकेशन गई है, कोई डायरेक्टर गया, किसी ने मेंबर ने एप्लीकेशन लगाई कि भाई ईओजीएम करानी है, तो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डर कर दे कि मीटिंग करवाओ एंड गिव सच एंसिलरी और कंसिक्वेंशियल डायरेक्शंस, यानी कि उसके साथ साथ वो डायरेक्शंस भी इशू कर सकता है कि ऐसे करो ऐसे करो। सो दैट इज कंप्लीटली पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। उसके बाद आती है क्लास मीटिंग, इसमें कुछ नहीं है, कोई पर्टिकुलर क्लास जो है अगर मीटिंग करना चाहती है, कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स
पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अगर मीटिंग कन्वीन करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लास मीटिंग्स। डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का भी सेम है। देखो ऑफ कोर्स अगर उनके पास पावर्स है, अगर उनका एक ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपस में मीटिंग्स कन्वीन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्हाट इज एडजर्न्ड मीटिंग्स? कोई भी मीटिंग जो हाफ एन आवर में कोरम नहीं आती तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। सबसे ईजियर जो रीजन होता है वो यही है कि कोरम नहीं आई, राइट। नोटिस ऑफ एन एडजर्न्ड मीटिंग का क्या पर्पस होता है? वैसे मीटिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम प्लेस हर जगह पे कन्वीन हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो द कंपनी shall give at least 3 days of notice, either individually या तो इंडिविजुअली 3 दिन का नोटिस दो या फिर न्यूज़पेपर्स में निकलवा दो। अगर एडजर्न्ड मीटिंग पे भी कोरम नहीं आती, राइट, तो सबसे पहले अगर नोटिस की बात करें, अगर वो नेक्स्ट वीक ही हो रही है, इसका एक्चुअली यहाँ पे इतना ही दे रखा है, लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला 3 डेज का नोटिस दे दो और न्यूज़पेपर में जो है वो पब्लिश करवा दो। दूसरी चीज ये है कि अगर एडजर्न्ड मीटिंग पे भी कोरम नहीं आती तो हम ये कहते हैं ठीक है, जितने मेंबर्स प्रेजेंट है नॉट बीइंग लेस देन 2, हम उन्हें कोरम डीम कर देते हैं। कभी कभी मेंबर्स जो है वो जानबूझ के नहीं आते, आएंगे नहीं तो मीटिंग नहीं होगी, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होता है कि जितने भी लोग आए बस वो 2 से कम नहीं होने चाहिए, वो बन जाती है कोरम, राइट। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एडजर्न्ड मीटिंग, ऑफकोर्स कोरम के अलावा ज्यादातर कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन अगर वो करना भी चाहते हैं तो मेंबर्स का कॉन्सेंट लेके चेयरमैन जो है मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, राइट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता है कि अगर मीटिंग एडजर्न हो जाती है साइड टाइम, मतलब पता ही नहीं कब अगली मीटिंग होगी, या 30 डेज से ज्यादा हो जाती है, तो जो सारे प्रोसीजर्स हम पहले यूज कर रहे थे नोटिस के लिए वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे, राइट। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, कितने दिन का नोटिस जाएगा, वो जाएगा, ये वो वॉट एवर इट इज, राइट, वो सब कुछ होगा। लेकिन अगर लेस देन 30 डेज है तो उस केस में 3 डेज का नोटिस दे दो या न्यूज़पेपर में निकलवा दो। तो ये 2 चीजें आपने देखनी है, राइट। अगर मीटिंग साइड डाई एडजर्न हो जाती है, यानी कि पता नहीं अगली बार कब होगी, या 30 डेज से ज्यादा है, तो सारे नॉर्मल प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। अगर 30 डेज से कम है तो 3 डेज का नोटिस या फिर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर काफी हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेजोल्यूशंस पास्ड एट एडजर्न्ड मीटिंग। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक चीज दिमाग में रखो, जिस दिन रेजोल्यूशन पास करी जाती है हम उसी दिन को मानते हैं कि इसी दिन से इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो स्टार्ट होती है। तो जिस दिन भी रेजोल्यूशन पास हुई उसी दिन से हम उसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, जिस दिन वो एक्चुअली पास हुई है, नॉट फ्रॉम एनी अर्लियर डेट। ये नहीं कहना कि ओरिजिनल मीटिंग वाला हम डेट ले रहे हैं, जब वो ट्रांजैक्शन वो बिजनेस आज पास हुआ है, अगर वो आज एडजर्न्ड मीटिंग है तो आज की डेट पिक करेगा, ओरिजिनल डेट की मीटिंग ओरिजिनल मीटिंग की डेट नहीं पिक करेगा। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। 3 टाइप की रेजोल्यूशंस होती है, ऑर्डिनरी, स्पेशल, रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी होता है जहां पे वोट्स इन फेवर प्लस कास्टिंग वोट्स एक्सीड वोट्स अगेंस्ट, राइट। वोट्स इन फेवर प्लस कास्टिंग वोट इज मोर देन वोट्स अगेंस्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन है व्हेन votes in favor shall not be less than 3 times votes against, ठीक है, 3 गुना, जितने अगेंस्ट वोट्स आए उसके 3 गुना से ज्यादा फेवर में होने चाहिए, जिसके लिए हम FGT 14 भी फाइल करते हैं, FGT 14 भी फाइल किया जाता है। उसके बाद आता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। तो स्पेशल नोटिस वाले जो होते हैं रिक्वायर होती है वो चीजें, वो आपको बताएंगे कौन कौन सी है। नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी। स्पेशल नोटिस जो है वो भेजना है नॉट अर्लियर देन 3 months बट 14 days before the meeting, not earlier than 3 months but 14 days before the meeting। एंड कंपनी को जैसे ही नोटिस मिल जाता है, स्पेशल नोटिस मेंबर की तरफ से एक्चुअली दिया जाता है, तो अगले 7 days के अंदर अंदर, राइट, नोटिस मीटिंग का देना पड़ता है। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लाइकवाइज आई टोल्ड यू, वोट्स इन फेवर प्लस कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट आती है जब वोट्स इक्वल हो जाते हैं, वो अगेंस्ट से ज्यादा है, ठीक है। ऑर्डिनरी में ये सारे ऑर्डिनरी हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस वाले ये सारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कब स्पेशल बनती है? लाइक इंटेंशन है टू प्रपोज, नोटिस इज रिक्वायर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट वोट्स इन फेवर जो है वो बाय शो ऑफ हैंड्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। दैट्स ऑल द प्रोसीजर, लाइक टाइप्स ऑफ वोटिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स फिर उन्होंने दे दिए। फिर आता है स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस के केस में 115 की रिक्वायरमेंट होती है कि कितने लोग मेंबर्स को लेके आना पड़ता है स्पेशल नोटिस, तो कितने मेंबर्स अलाउड है, कितने मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन लेके आएंगे, किसके ऊपर कुछ प्रोसीजर होगा, तो दैट इज नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 5 lakhs। तो ये दोनों को कंप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को कंप्लाई करोगे तभी जो है स्पेशल नोटिस वाला रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं। वैसे कौन से मैटर्स है जिनके लिए स्पेशल नोटिस चाहिए? फर्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज एन ऑडिटर एट AGM अदर देन द रिक्वायरिंग
रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली, दो चीजें यहाँ पे आती है। पहली, जो रिटायर हो रहा है ना, जो रिटायरिंग है, इसको रीअपॉइंट नहीं करना, इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करो, उसके लिए स्पेशल नोटिस, या फिर एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग कि ये जो रिटायर ऑडिटर रिटायर हो रहा है इसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं करना, उसके लिए मेंबर्स स्पेशल नोटिस से रेजोल्यूशन लगा सकते हैं। दूसरा, रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज ऑफिस एंड अपॉइंटिंग समवन, कि इसको हटाओ और किसी और को लगाओ। प्रोसीजर क्या होता है? ऑफ कोर्स जो स्पेशल नोटिस है उसे साइन करना पड़ता है, सेंडिंग नॉट earlier than 3 months but एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, जो अभी हम पढ़ के आए हैं वो सेम चीज है, राइट। जैसे ही नोटिस कंपनी को मिल गया तो कंपनी ने इन नॉट लेस देन 7 डेज, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग, एक्सक्लूसिव ऑफ द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड मीटिंग, जो है उन्होंने फर्दर नोटिस दे देना। अब कभी कभी क्या होता है कि फर्दर नोटिस की प्रैक्टिकलिटी नहीं होती तो वो न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं। जब भी कंपनी लॉ में न्यूज़पेपर की बात आती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट 2 न्यूज़पेपर्स, वन इज इंग्लिश एंड वन इज वर्नाक्यूलर, राइट। एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मीटिंग वो छपना चाहिए। ये चीज याद रखो कि एक तो ना एमजीटी 14 बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एमजीटी 14 जो है वो रेजोल्यूशंस के लिए, स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है, बट दैट्स नॉट द केस। एमजीटी 14 जो है वो, उसका नाम है रेजोल्यूशंस एंड अग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। कौन कौन से वो अग्रीमेंट्स है, रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन है या रेजोल्यूशन विच हैव बीन अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, इफ नॉट सो वुड हैव इफेक्टिव फॉर देयर पर्पस, एनी रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ कंपनी और अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ कंपनी रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट or renewal of the appointment or variation of the terms of the appointment of a managing director, resolution which have been agreed by class of members, if not so agreed, would have been affected for their purpose unless they have passed a specified majority. Resolutions for wound up voluntarily, resolutions passed under 179, ये सारे आपको बाय हार्ट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एमजीटी 14 किन किन केसेस में हमने फाइल करना है, राइट। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग इज नॉट लेस दैन 21 क्लियर डेज, नॉट लेस दैन 21 क्लियर डेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इट। 21 क्लियर डेज जो है वो इसलिए है बिकॉज क्लियर डेज मीन्स एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस एंड डेट ऑफ मीटिंग। ये एक एक्सेप्शन यहाँ आता है कि सेक्शन 8 कंपनी में ये 14 क्लियर डेज बन जाते हैं। हमेशा याद रखो, नॉर्मली इट इज 21 क्लियर डेज, लेकिन अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो वहां पे वो बन जाते हैं 14 क्लियर डेज, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो नोटिस की बात करें, 110, क्लियर डेज, नोटिस में डे, डेट, आर सब स्पेसिफाइड होना चाहिए, और एजीएम का जो नोटिस है वो बिजनेस आवर्स में कॉल करना है आपने। क्या शॉर्टर नोटिस हो सकता है? यस, जस्ट लाइक बोर्ड, यहाँ पे भी शॉर्टर नोटिस हो सकता है। अगर हम शॉर्टर नोटिस की बात करें तो वो तब होता है जब नॉट लेस दैन 95% ऑफ मेंबर्स का हमें कॉन्सेंट चाहिए, नॉट लेस दैन 95% ऑफ मेंबर्स का हमें कॉन्सेंट चाहिए। अगर हम एजीएम की बात करें, नॉट लेस दैन 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। और अगर किसी और मीटिंग की बात करें तो होल्डिंग, इफ द कंपनी इज होल्डिंग शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ सच पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर नहीं है तो 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो ये चीज आपको अगेन लर्न करनी है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड भी मोर और लेस सेम ही कहता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कंटेंट्स ऑफ नोटिस में डालना क्या क्या, प्लेस ऑफ नोटिस। सबसे पहले तो बताओ भी मीटिंग होनी कहाँ है, राइट, जो ऑलरेडी हम चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज आती है, प्लेस। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर चेंज करना है क्या है, लेकिन हर एक नोटिस के बीच में ना इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आपको रूट मैप एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क बताना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अनलाइक डायरेक्टर्स कमिंग, राइट। मेंबर्स आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, किसी नई जगह पे आ रहे हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा? एक तो रूट मैप लगाना पड़ता है, बताना पड़ता है यहां से आओगे, कैसे कैसे आओगे, और प्रोमिनेंट लैंडमार्क, कहीं पे भी आप आ रहे हो ये इस जगह का लैंडमार्क है, आप पहुंच जाओ। एक्सेप्ट 2 पॉइंट्स या 2 सिचुएशंस ऐसी है जहां पे ना आपको रूट मैप देने की जरूरत है, ना प्रोमिनेंट लैंडमार्क देने की जरूरत है। वो कौन कौन सी है? फर्स्ट, अ कंपनी इन विच ओनली इट्स डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स आर मेंबर्स। अगर डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ही मेंबर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, होली ओन्ड सब्सिडरी। इन 2 केसेस में ना तो रूट मैप की जरूरत है ना ही प्रोमिनेंट लैंडमार्क की जरूरत है। तो ये एक नया टॉपिक था जो पीछे से आया। डे ऑफ मीटिंग भी हम पढ़ चुके हैं, नेशनल हॉलिडे नहीं होनी चाहिए। टाइम ऑफ मीटिंग 9 AM to 6 PM के बीच में होना चाहिए। एजेंडा अगेन सेम है, जो बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होने हैं वो। प्रॉक्सी क्लॉज, प्रॉक्सी होते हैं जो किसी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, मेंबर्स के बिहाफ पे आते हैं। ये क्लॉज जो है ये रीजनेबल प्रोमिनेंस से नोटिस में, यानी कि छुपा के नहीं लिखना, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती वैसे नहीं, बहुत प्रोमिनेंटली जब नोटिस देखें तो सामने दिखना चाहिए कि हाँ भाई
प्रॉक्सी जो है वो अलाउड है। अब ये नोटिस जाना किस किस को चाहिए, हर एक मेंबर को जाना चाहिए। नॉमिनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिजीज मेंबर, जिसकी डेथ हो चुकी है उसके नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर, ऑडिटर और ऑडिटर्स, इसमें सारे ऑडिटर्स कंसिडर करो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर ट्रस्टी, लिक्विडेटर एंड 2 अदर स्पेसिफाइड पर्सन। ये थोड़ी सी एक अच्छी लिस्ट बनी हुई है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस को जो नोटिस है वो भेजना है। उसके बाद आते हैं कोरम फॉर द मीटिंग। तो मीटिंग की कोरम अलग अलग होती है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, जहां पे 1000 से कम मेंबर्स हैं। अगर मेंबर्स 1000 से कम है तो 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अगर 1000 से ज्यादा है पर 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट का मतलब होता है कि प्रॉक्सी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, बिकॉज प्रॉक्सी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, हर एक सिचुएशन में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट ही वो कंसिडर करते हैं। देन वी कम अक्रॉस, अगर हम बात करते हैं 1 मैन मीटिंग की, तो पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट लेटर ऑन देयर वाज सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल, जहां हम कहते हैं कि चलो एक मेंबर भी मीटिंग कर सकते हैं। वो कौन सी 3 कंडीशंस है। पहले, अगर सारे के सारे क्लास ऑफ शेयर्स जो है वो एक ही पर्सन ने हेल्ड किए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो क्लास मीटिंग अकेला ही कर सकता है, तो 1 मैन मीटिंग हो गई। दूसरी चीज, जहां पे डिफॉल्ट हुआ है इन होल्डिंग एजीएम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 96, ठीक है, कोई डिफॉल्ट हुआ है, द ट्रिब्यूनल वाइल ऑर्डरिंग द कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में डायरेक्ट, बिल्कुल, तो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो कह सकता है कि ठीक है चलो एक मेंबर जो है वो इन पर्सन या बाय प्रॉक्सी, यहाँ पे प्रॉक्सी का क्लॉज भी है कि प्रॉक्सी भी अगर है तो वो जो है एजीएम कंडक्ट करवा सकता है। थर्डली, व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कॉल अ मीटिंग, ठीक है, नहीं मीटिंग कन्वीन करा सकते, नहीं कॉल करा सकते, तो 1 मेंबर इन पर्सन और इन प्रॉक्सी जो है, अगेन ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है कि वो ये ऑर्डर कर सकती है। तो इन 3 कंडीशंस के अंडर 1 मैन मीटिंग भी करवाई जा सकती है। उसके बाद आती है कि अगर कोरम नहीं है, सिंपल बात है, पहली बात तो मीटिंग जो है वो एडजर्न हो जाती है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जहां पे हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं, अगर कोरम नहीं आती है तो मीटिंग हो जाती है एडजर्न। लेकिन अगर कोरम सेक्शन 100 वाली जो अभी हमने पढ़ा ईओजीएम बाय रिक्विजिशनिस्ट, वहां पे अगर मीटिंग में कोरम नहीं आती है तो वहां पे मीटिंग कैंसिल होती है, एडजर्न नहीं होती, हमेशा ये चीज याद रखनी है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सबका आना जरूरी है। अगर वो नहीं आ सकते तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजें, ये चीज आपने याद रखनी है। कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्रॉक्सी 105। प्रॉक्सी है वो रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर पर्सन खुद नहीं आ सकता तो वो प्रॉक्सी भेज सकता है। कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? कोई भी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। मेंबर कैन अपॉइंट 1 और मोर प्रॉक्सीज, ठीक है, वो मेंबर हो ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्मली प्रॉक्सी कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो कंपनी का मेंबर नहीं भी है तो चल जाएगा। बट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, जो प्रॉक्सी है वो मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी। नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के अंडर प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए। प्रॉक्सी जो है वो मेंबर के बिहाफ पे काम करता है, लेकिन 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। ऑल्सो एग्रीगेट शैल नॉट बी मोर देन 10%। ये दोनों चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो प्रॉक्सी है, एक पर्सन जो है, एक बंदा जो प्रॉक्सी बन रहा है वो 50 मेंबर से ज्यादा मेंबर्स का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, लेकिन ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इनका एग्रीगेट जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशंस को आपने कंप्लाई करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। उसके बाद वही चीजें आ जाती हैं कि अगर 50 से ज्यादा है तो वो खुद चूज कर ले, अगर वो नहीं चूज कर पाता तो हम पहले 50 ही चूज करेंगे। Always and always remember this. Disabilities of a proxy. Proxy बोल नहीं सकता. In the sense, he has no right to give his opinion. He has no right to speak. He can only, come and attend the meeting. He cannot vote on show of hands. Show of hands में proxy को वोट नहीं करने दिया जाता. Right क्या है? Meeting attend कर सकता है, पोल पे वोट कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? अगेन जैसे हमने बोला ही है कि रिस्ट्रिक्शन एक तो यही है कि सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी जो है वो मेंबर ही होना चाहिए, 50 मेंबर से ज्यादा वो नहीं ले सकता। अगर एक मेंबर के पास 10% से ज्यादा शेयर्स है, यहां पे क्या आया, 50 मेंबर्स जिनके पास 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक बंदे के पास 10% से ज्यादा होल्डिंग है तो एक पर्सन उसी का प्रॉक्सी बनेगा और किसी का वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता। टाइम लिमिट होती है 48 आवर्स। प्रॉक्सी फॉर्म्स को जमा करने की 48 आवर्स से, मीटिंग से 48 आवर्स पहले पहले जो है उन्हें डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर आर्टिकल्स उससे ज्यादा टाइम पीरियड कहते हैं तो भी हम उसे 48 आवर्स ही कंसिडर करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में
वो अपने हिसाब से अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड द आर्टिकल्स, बाई चांस अगर उनके आर्टिकल्स में कुछ और दिया तो अलग बात है, वो भी यही रूल जो है वो फॉलो करेंगे। MGT 11 होता है प्रॉक्सी फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर दिस, MGT 11 होता है प्रॉक्सी फॉर्म। इसके अलावा जो डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी है, छुट्टियां वगैरह सब कुछ बीच में ही काउंट होती है 48 आवर्स के अंदर। इवन छुट्टी वाले दिन भी अगर लास्ट डेट छुट्टी आ रही है तो भी, हॉलीडे आ रही है तो भी 48 आवर्स उसमें मतलब कि काउंट होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ प्रॉक्सीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्ली वो साइंड होना चाहिए, प्रॉपर्ली सील्ड होना चाहिए, राइट। वो सारी चीजें भी देखी जाती है। कई बार क्या होता है ना, एक पर्सन बार बार जो है बदलता रहता है प्रॉक्सी, तो जो भी लेटेस्ट डेट का होगा ना, लास्ट डेट का होगा, उसी को अलाउ करेंगे, पहले वाले अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। अगर प्रॉक्सी फॉर्म अनस्टैम्प्ड है, इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड है, तो भी उसे इलीगल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, राइट। तो वैलिड प्रॉक्सी फॉर्म का होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रॉक्सी को इंस्पेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, हर मेंबर कर सकता है, प्रोवाइडेड एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस उन्हें कंपनी को देना पड़ेगा कि प्रॉक्सी फॉर्म को जो है इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड सच इंस्पेक्शन कैन बी टेकन प्लेस बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। सच इंस्पेक्शन इज अलाउड बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। रेवोकेशन होता है वापस लेना या कैंसिल करना। तो रिवोक ये होता है कि अगर अपॉइंटमेंट प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया और वो मेंबर खुद आ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो गई, ठीक है। आपने प्रॉक्सी अपॉइंट किया, आपने बोला चलो अभी तो मेरा काम हो गया, मैं भी चला जाता हूं, तो अगर मेंबर ही आ गया तो प्रॉक्सी रिवोक हो गया। लेकिन बाई चांस प्रॉक्सी वोट कर चुका है और फिर मेंबर आए, फिर प्रॉक्सी का वोट जो है वो रिवोक नहीं हो सकती। बार बार कंपनी को यही काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं ध्यान देने वाली। तो प्रॉक्सी की बात करें 105 में है, एक जो प्रॉक्सी है वो मेंबर ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी मेंबर हो, एक्सेप्ट इन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो प्रॉक्सी मेंबर ही होना चाहिए। एक पर्सन जो है वो 50 मेंबर से ज्यादा पर्सन्स का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। ऑल्सो 10% ऑफ शेयर कैपिटल से ज्यादा उनकी शेयर कैपिटल नहीं होनी चाहिए। प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होते, बिल्कुल। कोरम में हमने क्या देखा था, पर्सनली प्रेजेंट, तो प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होता। और 48 आवर्स का जो टाइम होता है वो हमेशा 48 आवर्स ही रहता है, उससे ऊपर नहीं आता। ये चीज भी आपने देखनी है, राइट। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग। देखो कैसे मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले होती है बोर्ड मीटिंग। कोई भी जनरल मीटिंग ऐसे डायरेक्टली नहीं होती, उससे पहले बोर्ड मीटिंग कराई जाती है। अगर एनुअल अकाउंट्स है तो ऑडिट कमेटी उसे कंसिडर करेगी, उसे डिस्कस करेगी, ठीक है। साइनिंग है तो वो होगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट ली जाएगी, कोई पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सारी चीजें पहले डिस्कस करी जाती है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई जाओ जनरल मीटिंग कर लो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी प्री प्लान्ड काइंड ऑफ मीटिंग। तो ये सारी चीजें पहले डिस्कस करी जाती है। बुक क्लोजर फिक्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी या जो भी उसे बताया जाता है कि हाँ भाई नोटिस आपने भेजना है। फर्दर क्या है, अगर रिमोट ई वोटिंग है तो स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ता है, एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ता है, कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ती है, चेयरमैन को ऑथोराइज करना पड़ता है। बेसिकली ये सारी चीजें जो है ये करी जाती है पहले। और ये जो इंटीमेशन है ये हम कल पढ़ चुके हैं, राइट। आई विल नॉट रिपीट। नोटिस जो है अगेन 21 क्लियर डेज का नोटिस। हाँ, एक चीज का ध्यान देना, 21 क्लियर डेज का नोटिस है नॉर्मल कंडीशन में। सेक्शन 8 कंपनी में 14 क्लियर डेज का नोटिस है। लेकिन अगर, क्योंकि बोर्ड सेम है, हमेशा एक चीज याद रखनी है, बोर्ड जो हमने बोर्ड में पढ़ा है वो बोर्ड हमेशा सेम रहता है। तो यहां पे अगर बाय पोस्ट जाती है तो हम इसको 48 आवर्स उसमें ऐड कर देते हैं। बोर्ड मीटिंग में हम 2 डेज ऐड करते हैं, यहां पे हम 48 आवर्स ऐड कर देते हैं। नोटिस में सारी चीजें होनी चाहिए, अटेंडेंस स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म, डायरेक्टर रिपोर्ट, स्टैच्यूरी, ये सारी चीजें जो है पहले संभाली जाती है, लाई जाती है, ठीक है। रिगार्डिंग एनुअल रिपोर्ट भी पहले ही पब्लिश होती है, ठीक है। पब्लिशन ऑन द वेबसाइट, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीजों की तैयारी बेसिकली मैं ये कह रही हूं कि पहले कर ली जाती है, ठीक है। वो जनरल मीटिंग वाले दिन नहीं होती, वो पहले ही हो जाती है। शॉर्टर नोटिस में बिल्कुल 95% का अगर कॉन्सेप्ट है तो शॉर्टर नोटिस में भी मीटिंग हो जाती है। भेजना किस किस को है, हर एक मेंबर को, डायरेक्टर को, ऑडिटर को, ये वैसे ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूं। ई वोटिंग के केस में ना एडवर्टाइजमेंट भी निकाली जाती है, राइट। बट एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग जो है एडवर्टाइजमेंट होती है। बुक क्लोजर जो है वो हो जाता है एटलीस्ट 7 डेज प्रीवियस नोटिस शैल बी गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बुक क्लोजर के लिए 7 डेज का पहले नोटिस दिया जाता है। रिमोट ई वोटिंग या बैलेट जो है वो
जिस दिन मीटिंग होती है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। रिमोट ई वोटिंग होती है जहां पे मेंबर्स को प्रोवाइड कर दी जाती है, ये आपका लॉगिन आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ये डाल के आपने वोट करनी है, ठीक है। प्रॉक्सी का एक प्रॉपर रजिस्टर फॉर्मुलेट किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अरेंजमेंट, डायरेक्टर, केएमपी, प्रॉक्सीज की जा सकती है इंस्पेक्ट 24 आवर्स बिफोर द एजीएम। ऑल द डॉक्यूमेंट्स बेसिकली एजीएम पे सारे रजिस्टर्स वगैरह प्रोवाइडेड होते हैं, मेंबर्स उन्हें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग कन्वीन कैसे करानी है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोटिस, सब चीजें पहले तो होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ कोरम, कोरम के बिना तो मीटिंग कन्वीन हो ही नहीं सकती। कोरम होना चाहिए प्राइवेट कंपनी केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक कंपनी केस में जो हमने अभी पढ़ के आए हैं वो सारी चीजें। चेयरमैन, बिल्कुल चेयरमैन होना चाहिए। चेयरमैन नहीं आता है या नहीं अपॉइंट किया हुआ है तो अपने में से किसी एक को वो चेयरमैन बना सकते हैं। मैटर्स टू बी ट्रांजैक्टेड, अगर हम एजीएम की बात करें तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते हैं, ये 4, इसके अलावा जितने भी है वो स्पेशल बिजनेसेस है, राइट। क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स मेड बाय ऑडिटर्स, ठीक है, उनका जवाब देना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उन्होंने क्या क्वालिफिकेशंस दी है, क्या ऑब्जर्वेशंस दी है, क्या कमेंट्स दिए, वो सारे रीड आउट होते हैं एजीएम में। वोटिंग की बात करें, ये वोटिंग कर सकते हो, अलग अलग तरीके की वोटिंग है, दैट वी विल स्टडी। उसके बाद शायद आपको ये पता भी होगा कि जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज है उन्हें 1 वे लाइव वेबकास्ट करना पड़ता है, राइट, यानी कि उन्हें लाइव चलानी पड़ती है अपनी एजीएम, हम देख सकते हैं टीवी पे। 1 वे इसलिए क्योंकि वही बोलते हैं, हम तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो 1 वे है, सो वो जो है उन्हें करना पड़ता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद डेफिनेटली मिनट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, बिल्कुल सेम 30 डेज के अंदर अंदर सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर कोई ऑल्टर अपॉइंट हुआ है, रीअपॉइंट हुआ है तो एडीटी 1 फाइल करना है 15 दिनों के अंदर अंदर। डायरेक्टर अपॉइंट या रीअपॉइंट हुआ है तो डीआईआर 12 फाइल करना है 30 डेज के अंदर अंदर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करनी पड़ती है, एओसी 4 30 डेज के अंदर अंदर। एक्सबीआरएल है तो एक्सबीआरएल वाला करना पड़ता है, राइट, ये सारी चीजें हैं। एमजीटी 7 फाइल करना पड़ता है 60 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद अगर कोई रेजोल्यूशंस रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर एमजीटी 14 है तो वो फाइल करनी पड़ती है। एजीएम की रिपोर्ट है एमजीटी 15 30 डेज में, वो फाइल करनी पड़ती है। एंड रिपोर्टिंग अंदर सेक्शन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। तो ये 2 पेजेस बड़े इंपॉर्टेंट है आफ्टर द मीटिंग, इसमें आपको सारी फाइलिंग्स जो है जनरल मीटिंग्स की वो समझ आ जाएगी। उसके बाद बारी आती है वोटिंग की। अगर हम वोटिंग की बात करें तो किसी को भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वोटिंग मेंबर को आप रोक नहीं सकते, एक्सेप्ट जस्ट वन थिंग इज देयर दैट इफ आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मेंबर में नॉट एक्सरसाइज इफ shares were registered in his name on which calls or other sums presently payable by him have not been paid, उसने पे नहीं किया और कंपनी ने अपनी लेयर जो है वो एक्सरसाइज कर ली है, उस केस में नहीं, अदरवाइज आप उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। बाय शो ऑफ हैंड्स, बिल्कुल शो ऑफ हैंड्स हो सकते हैं, अनलेस पोल डिमांड नहीं हुई या इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं हुआ। तो शो ऑफ हैंड्स में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि शो ऑफ हैंड्स में जो भी डिसीजन चेयरमैन कह दे कि फेवर में आया तो फेवर में, अगेंस्ट में आया तो अगेंस्ट, उसे हम कंक्लूसिव एविडेंस की तरह ट्रीट करते हैं। वी ट्रीट इट लाइक अ कंक्लूसिव एविडेंस, राइट। तो बेसिकली यू कांट चैलेंज इट, तो जो इसलिए वो इतना फेवरेबल नहीं समझाता, छोटी मोटी चीजों के लिए ठीक है बट नॉट फॉर द बिगर पिक्चर। तो आती है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेबिलिटी किन किन पे है, सारी कंपनीज जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उन्हें करवानी है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और जिनके 1000 से ज्यादा मेंबर्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन कौन सी कंपनीज आउट ऑफ द एम्बिट है जिन्हें मैंडेटरी ई वोटिंग में नहीं कंसिडर करते, वो है कंपनीज जिनके सिर्फ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिस्टेड है, उन्हें करने की जरूरत नहीं है। जो एसएबी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड है उन्हें करने की जरूरत नहीं है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के अंडर रजिस्टर्ड है उन्हें करने की जरूरत नहीं है। लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी जिसे सेक्शन 108 एप्लीकेबल है वो अपने मेंबर्स को राइट देती है इलेक्ट्रॉनिक मीन से एक्सरसाइज करने के लिए। एंड अ रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन शैल नॉट बी विड्रॉन, उसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब एक बात आती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के अंडर नहीं आती, लेकिन वो कहती है नहीं हम वॉलंटरली, हम तो जी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते 4 बातें मानेंगे 2 बातें तो मानेंगे नहीं क्योंकि हम तो अपने मन से कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को फॉलो करते हो तो आपको रूल 20 को भी अप्लाई करना पड़ेगा। रूल 20 इन फुल, रूल 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 जो है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की सारी रिक्वायरमेंट्स है, वो सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर को अच्छे से देख लो। ये पोस्टल बैलेट में थोड़ा बदल जाता है, वो तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, बट अदरवाइज इट स्टेज द सेम।
सबसे पहले स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किए जाते हैं। कौन हो सकता है स्क्रूटनाइजर? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, जो रेप्यूटेबल है, अच्छी उसकी पोजीशन है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। एजेंसी को अपॉइंट कर लो, एनएसडीएल, सीएसडीएल, कोई भी हो सकती है। कट ऑफ डेट डिसाइड करो। कट ऑफ डेट जिस दिन तक हम मेंबर्स के नाम कंसिडर करेंगे जिन्हें वोटिंग राइट्स दी जाएंगी वो। वैसे इट इज नॉट अर्लियर देन 7 days प्रायर टू द मीटिंग, टू द डेट इज फिक्स, 7 days प्रायर ही रहता है। तो ये जो चीज है कट ऑफ डेट जो है डिसाइड करनी पड़ती है, ये डिसाइड करो। उसके बाद चेयरमैन या उसके एब्सेंस में कोई डायरेक्टर है उसे ऑथराइज करना पड़ता है कि स्क्रूटनाइजर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट। अब क्योंकि ये ई वोटिंग है, इसे 3 days में करनी है। पोस्टल बैलेट में थोड़ा बदल जाता है, ई वोटिंग है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाना है, तो 3 days में उसे अपनी रिपोर्ट जो है चेयरमैन को या अदर ऑथराइज पर्सन को देनी है। और जो स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट है वो स्क्रूटनाइजर के साथ साथ चेयरमैन या अदर ऑथराइज पर्सन है वो भी साइन करता है। नोटिस जो है वो नोटिस जो है शैल बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स अगेन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोरियर सर्विस, अगेन दे स्टे द सेम। उसके बाद ये है कि नोटिस में क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग अलाउड है। द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग either voting by electronic means or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting। मीटिंग में भी अलाउड होता है, ठीक है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप घर से वोट कास्ट करके आ चुके हो, आपने ई वोट बेसिकली दे दी, ठीक है, अब आप सोच रहे नहीं मैं तो बदलना चाहती हूँ अपनी वोट या वट एवर, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। आपने वोट कर दी, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अटेंड द मीटिंग, आपको रोकेगा कोई नहीं, आप आओ मीटिंग को अटेंड करो, अपने ओपिनियंस रखो, बट यू कैन नॉट वोट ट्वाइस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। नोटिस के अंदर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, डिस्क्लोजर्स होती है, वो क्या है? इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर ऑफ वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इंडिकेट द टाइम शेड्यूल, ठीक है, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ लॉग इन आईडी एंड स्पेसिफाई द प्रोसेस कि कैसे कैसे आपने वोट करना है। पब्लिक नोटिस निकलवाना पड़ता है बाय एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, पब्लिक नोटिस निकलवाओ एंड एटलीस्ट 21 days पहले आ जाना चाहिए। देखो आई ऑलवेज टेल के कंपनी लॉ में जहां पे भी न्यूज़पेपर्स की बात आती है वहां हमेशा हम एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर लेते हैं, दूसरा लेते हैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज का। रिस्ट्रिक्ट यूजिंग द वर्ड रीजनल, वैसे ये रीजनल न्यूज़पेपर कहते हैं हम इसको, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक में, देखो ये चीज़ें रिपीट हो रही है बार 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 बार, ये वही अभी हम पढ़ के आए थे, ये अगेन द सेम थिंग। तो एक बार अगर आप सुन लो, समझ लो, आप लिख सकते हो आराम से, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। डेट एंड टाइम ऑफ ई वोटिंग, कट ऑफ डेट, डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ ई वोटिंग, ठीक है। स्टेटमेंट अटैच होती है, इसमें बताया जाता है कब कब वो अलाउ किया जाएगा, मैनर इन विच कंपनी विल बी अलाउड, मेंबर में पार्टिसिपेट, हु इज रिकॉर्डेड द नेम ऑफ रजिस्टर ओनली ही कैन अवेल, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी डिस्प्ले करना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जब ऐसी चीजें होती हैं तो एक पर्सन ग्रीवियंस के लिए होना चाहिए जिसका नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी, कि कल को किसी से नहीं कोई चीज डील हो रही, वो नहीं वोट कर पा रहे, तो वो कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज है पब्लिक रिमोट ई वोटिंग में कुछ और कंडीशंस आती है, जैसे कि रिमोट ई वोटिंग जिस दिन मीटिंग होती है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाती है, वेरी वेरी एसेंशियल। ड्यूरिंग द पीरियड वेयर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, मेंबर्स को जो है वो वोट करना होता है, दे कैन वोट। एक बार वोट कर दिया, दोबारा वोट आप नहीं कर सकते, ये बात मल्टीपल टाइम्स लिखी गई है। जो पर्सन ने ई वोट कर दिया, घर से वोट कर दिया, वो जा सकता है, ही कैन अटेंड द मीटिंग, यही लिखा हुआ है, देखो, ही कैन अटेंड द मीटिंग, ही कैन पार्टिसिपेट, कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन आप दोबारा से वोट नहीं कर सकते, राइट। रजिस्टर ऑफ स्क्रूटनाइजर, अब स्क्रूटनाइजर भी रजिस्टर मेंटेन करता है, मैनुअली करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे। कंपनीज एक्ट में आप देखोगे हर चीज का रजिस्टर मेंटेन करवाया जाता है। रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर्स रिलेटेड टू शैल रिमेन इन द सेफ कस्टडी, जब तक वो चेयरमैन के पास नहीं जाते वो स्क्रूटनाइजर के पास ही रहते हैं। वोटिंग जो है जनरल मीटिंग की डेफिनेटली जो भी प्रोसीजर बहुत सारे होते हैं, बैलेट पेपर हो गया, ई वोटिंग हो गया, कोई भी अपनाया जा सकता है। डेक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाती है वोट काउंट होने शुरू होते हैं, राइट। अनब्लॉक कर दिए जाते हैं वोट्स 2 विटनेसेस के सामने, ठीक है, अकेले नहीं, स्क्रूटनाइजर जो है 2 विटनेसेस के सामने करता है। 3 days के अंदर अंदर वो कंक्लूजन निकाल देता है, फेवर में कितने वोट आए, अगेंस्ट में, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है तो वो सब कुछ कंप्यूटर नहीं करना है, राइट। उसके बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। रिजल्ट डिस्प्ले कहां पे होता है, लाइक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, राइट। तभी रिजल्ट डिस्प्ले होता है
against, it shall be displayed on the notice of the board of the company at the registered office, head office as well as corporate office. नोटिस बोर्ड के ऊपर रिजल्ट लगता है, किस किस जगह के नोटिस बोर्ड के ऊपर? रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, इफ एनी, अगर कॉर्पोरेट ऑफिस कोई और है वहां पे। फर्दर जो रिजल्ट्स हैं वो वेबसाइट पे भी डाले जाते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजल्ट में क्या क्या चीजें बताई जाती है। वोट्स जो फॉर आए यानी कि फेवर में आए, वोट्स जो अगेंस्ट आए और वोट्स जो इनवैलिड हो गए। देखो बहुत सारे वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, कभी कभी लोगों को ढंग से वोट करना नहीं आता, तो वो सारे जहां पे ये लगता है ना कि कंफ्यूजन हो रही है या गड़बड़ लग रही है, वहां पे उन वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान देना है। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, वो सारी चीजें जो है वो कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेंगी। बैनर इन विच वोट्स वर कास्ट, वो सारी चीजें चेक होती है। दे शैल रिमेन सीक्रेट एंड ऑल। रिजल्ट्स डिक्लेयर शैल बी प्लेस, सेम बातें हैं। इन केस ऑफ कंपनीज जहां पे इक्विटी शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, कंपनी शैल साइमहा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना बहुत जरूरी है, तो वो चीजें आपने बता देनी है। और बाकी क्या है, लिस्टेड एंटिटी के पास रिमोट ई वोटिंग के जो है वो होते हैं, प्रोवाइड द फैसिलिटी, वो जरूर देनी है अपने मेंबर्स को। ई वोटिंग जो है वो सेम जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है उसके हिसाब से करनी है। लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 2 वर्किंग डेज बताना है कि क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद आता है डिमांड फॉर पोल। क्या मेंबर्स अपने एंड पे पोल डिमांड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज 109। इन केस ऑफ शेयर कैपिटल, 1/10 of members or not less than 5 lakh, and in case of any other 1/10 of total voting power they can demand the poll। ठीक है, पोल के केस में वही सेम चीज है। अगर एडजर्नमेंट के लिए है ऑफ द मीटिंग या अपॉइंटमेंट के लिए तो उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर पोल कह रही है कि मीटिंग एडजर्न करी तो तभी डिसाइड होगा, 2 दिन बाद तो डिसाइड नहीं होगा, या अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। लेकिन बाकी के केसेस में नॉट लेटर दैन 48 आवर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं पोल लेने के लिए, और चेयरमैन को जो है वो इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर चेयरमैन नहीं उस टाइम पे कम्युनिकेट करता, देन इन एनी केस ही हैज टू इन्फॉर्म विद इन 24 आवर्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द मीटिंग कि कब आपने पोल रखना है, कब आपको पोल की जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी। मैनर टू गेट द पोल स्क्रूटनाइज, अगेन स्क्रूटनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर, सब उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। स्क्रूटनाइजर्स के पास पोलिंग पेपर्स रहते हैं, पोलिंग पेपर होते हैं FGT 14 में, जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉक्सीज को, सबको पोल कंडक्ट कराने के लिए। अब क्या होता है, अब सबसे मजेदार चीज आती है। देखो जब ई वोटिंग थी, ये बातें दोनों में सेम चीज है, ई वोटिंग और इसमें। अब ई वोटिंग के केस में कुछ नहीं था, लोग इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दे। यहाँ पे पोस्टल बैलेट है, पेपर वाले वोट है, तो एक एम्प्टी बॉक्स लाया जाता है मेंबर्स के सामने, उसे दिखाया जाता है ये एम्प्टी बॉक्स है, उसको उनके सामने लॉक एंड सील किया जाता है, दिखाने के लिए कि अंदर पहले से कुछ नहीं है, खाली है वो, राइट। देन फिर जब उसको खोलना है, अगेन 2 पर्सन्स का विटनेस सेम। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी रहती है प्रॉक्सी के केस में तो वो चेयरमैन से डिस्कस कर सकता है स्क्रूटनाइजर, राइट। एंश्योर करना है डबल वोटिंग ना हो जाए, प्रॉक्सी मेंबर इस तरीके से काउंट करने हैं वोट्स, एंड देन डेफिनेटली सारी जो चीजें हैं वो करनी है। टोटल वोट्स काउंट करने हैं, वैलिड वोट्स, वोट्स इन फेवर, वोट्स अगेंस्ट, ये सारी चीजें। चेयरमैन का जो रिपोर्ट है अगेन वो स्क्रूटनाइजर भी साइन करेगा, स्क्रूटनाइजर और चेयरमैन भी साइन करेगा। MGT 13 में बनती है स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट, और ये 7 डेज के अंदर देनी है। यहाँ फर्क ये है, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक वाली पढ़ी वो 3 डेज के अंदर देनी थी, ये 7 डेज के अंदर देनी है। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। पोस्टल बैलेट होता है वो पेपर वाला, राइट, सिंपल है। पोस्टल बैलेट देखो किसी भी आप बिजनेस के लिए कर सकते हो, अदर दैन ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए पोस्टल बैलेट नहीं होता। एंड एनी बिजनेस जहां पे डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स का राइट टू बी हर्ड है, बिकॉज पोस्टल बैलेट में ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं दब जाता है, तो उस चीज को आपने देखना है। मीनिंग ऑफ रिक्विजिट मेजॉरिटी, देखो रिक्विजिट मेजॉरिटी होती है रिक्वायर्ड मेजॉरिटी। रिक्विजिट इज बेसिकली रिक्वायर्ड। अगर ऑर्डिनरी है तो 51% हम कह देते हैं, अगर स्पेशल है तो 75% हम कह देते हैं। इसी तरीके से कुछ बिजनेसेस है जो पोस्टल बैलेट के थ्रू आप करा सकते हो, जैसे ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स, इशू ऑफ शेयर्स, वेरिएशन, बाय बैक, इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, ये सारे आपने एक बार लर्न कर लेने हैं। अच्छा, फॉलोइंग कंपनीज किन्हें पोस्टल बैलेट जो है एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, OPC एंड ऑल अदर कंपनीज जिनके पास 200 तक मेंबर्स है। 200 तक मेंबर्स के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। देन रूल 22 सेज कि प्रोसीजर कैसे होता है। देखो सारे शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है, नोटिस में स्पेसिफाइड होना चाहिए कि पोस्टल बैलेट है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दो,
सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ये कहता है एवरी कंपनी एक्सेप्ट लाइक जिनके 200 मेंबर्स हैं शैल ट्रांजैक्ट ओनली बाय पोस्टल बैलेट। कोशिश करी जाए कि पोस्टल बैलेट से, पोस्टल बैलेट में अब आप फर्दर देखो प्रोग्रेस हुई है तो अब ई वोटिंग की तरफ हम आ चुके हैं, राइट। फिर जिनकी लिस्टेड शेयर्स है अदर देन जो एसएमई और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वालों पे जो लिस्टेड है उन्हें हम छोड़ देते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने कराना है, ठीक है। बोर्ड शैल आइडेंटिफाई द बिजनेसेस, कौन कौन से बिजनेसेस में एक्चुअली पोस्टल बैलेट चाहिए, अप्रूव करना है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनानी है, कंपनी सेक्रेटरी को बोलो कि भाई नोटिस भेजो। दिस इज इंपॉर्टेंट, इन्होंने थोड़ा ना क्लमजी करके लिखा है, आप इस तरीके से इसको लर्न करना। अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर, अपॉइंट एन एजेंसी, डिसाइड द कट ऑफ डेट। मैंने आपको पहले ही बोला ई वोटिंग के टाइम पे आप वो चीज लर्न कर लो, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती है तो पोस्टल बैलेट बन जाता है, ठीक है। वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिकली काउंट करते हैं, यहाँ पे हम डब्बा लेके आते हैं, उसको लॉक करते हैं, सील करते हैं, और प्रोसीजर सेम है। वहां 3 दिन के अंदर रिपोर्ट बन जाती है या 7 डेज के अंदर, तो थोड़ा सा चेंज है बट अदरवाइज दे स्टे द सेम। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी वही चीजें इन्होंने ऑलमोस्ट सेम दे रखी है। पोस्टल बैलेट जो है वो प्रॉपर बैलेट पेपर के साथ जाता है। सच नोटिस इसको डायरेक्टर्स को देना है, ऑडिटर्स को देना है, वेबसाइट पे डालना है, ठीक है, हर जगह पे पता होना चाहिए। मेंबर्स को बताना है कि वोटिंग प्रोवाइडेड है, उसका प्रोसीजर प्रॉपरली बताना है, कहाँ वोट करना है, क्या लॉगिन आईडी, क्या पासवर्ड, वो सब चीजें उन्हें पता होनी चाहिए। हाँ, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी डाली जाती है। सो दे शैल इशू द एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट वन इन वर्नैक्युलर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट में डालना क्या क्या है, स्टेटमेंट के पोस्टल बैलेट से कंडक्ट हो रहा है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ एंड ऑफ नोटिस। ये अब देखो ये भी रिलेट करेगा ई वोटिंग से, ई वोटिंग कब शुरू हो रही है, ई वोटिंग कब खत्म हो रही है, वही चीजें यहाँ पे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि मैं एक चीज लर्न करूँ और दूसरी मुझे अपने आप समझ आ जाए, ठीक है। 30 डेज के अंदर अंदर पोस्टल बैलेट्स वापस आ जाने चाहिए, और जिनके नहीं रिसीव किए जाएंगे ऑब्वियसली हम उन्हें नहीं मानते। ग्रीवेंसेस किसको देने हैं वो पर्सन असाइंड होना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, लिंक ऑन द वेबसाइट, वो सारी चीजें होनी चाहिए। नोटिस वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए, एजेंसी के वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए। स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है, सेम सीएस इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, सीएमए इन प्रैक्टिस, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, कोई भी हो सकता है, बट वो ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हेल्प ले सकता है बट वो ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं हो सकता। सेफ कस्टडी में रहता है बिल्कुल, जब तक चीजें डिसाइड नहीं हो जाती वो स्क्रूटनाइजर की सेफ कस्टडी में ही रहता है, ठीक है। यहां पे पोस्टल बैलेट के केस में 7 डेज के अंदर अंदर जो है उसने रिपोर्ट देनी है, राइट। पोस्टल बैलेट के केस में 7 डेज के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट देनी है। रजिस्टर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है। पोस्टल बैलेट को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, डेफिनेटली यू हैव टू प्रिजर्व इट प्रॉपरली, एंड रिप्लाई फ्रॉम द मेंबर्स, असेंट डिसेंट अगर कोई है वो 30 डेज के अंदर अंदर आ जाती है। रिजल्ट डिक्लेयर करो, ऑफ कोर्स वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट डालना है। रेजोल्यूशन डीम टू बी पास इन द जनरल मीटिंग, बिल्कुल, और रूल 20 पूरा का पूरा अप्लाई होता है। अब कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहां पे हम ये चीज कंसिडर करते हैं, हमसे इनवैलिड मानते हैं। ये मैंने आपको ई वोटिंग में बताया था। पोस्टल बैलेट इनवैलिड कब होता है, फॉर्म कोई और भेजा, वापस कोई और फॉर्म आया, ठीक है, साइंड बाय बाय और ऑन बिहाफ ऑफ, किसी और ने साइन कर दिया, सिग्नेचर डजंट मैच, इट इज पॉसिबल कि कुछ डाउट लग रहा है, ना हाँ लिखा है ना लिखा है। एनी कंपिटेंट अथॉरिटी हैज गिवन डायरेक्शंस टू फ्रीज द वोटिंग राइट्स, ट्रिब्यूनल ने दिया है या किसी ने दिया है। एनवेलप कंटेनिंग इज रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट। पोस्टल बैलेट जो है वो साइन किया है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आपको वो कैपेसिटी दी गई है, उसके साथ कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है। इट इज रिसीव फ्रॉम अ मेंबर हुज एरियर ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स तो दी नहीं है, ठीक है, डीफेज या म्यूटिलेटेड है, तो इन सारे केसेस में हम उसे इनवैलिड मानते हैं। रिसेंडिंग द रेजोल्यूशन, देखो जो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होता है उसे हम रिसेंड नहीं कर सकते, उसे हम वापस नहीं ले सकते। नो मॉडिफिकेशन, नो अमेंडमेंट इज पॉसिबल, राइट। मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, अगेन 30 डेज में इसे मेंटेन करना है, वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। सबसे पहले डिस्टिंक्ट मिनट बुक्स बनती है, डिस्टिंक्ट मतलब सेपरेट, जनरल मीटिंग की अलग होती है, क्रेडिटर्स की अलग होती है, बोर्ड की अलग होती है, कमेटी की अलग होती है, राइट। मैनर ऑफ मेंटेनेंस, 30 डेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। लेट मी टेल यू, येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू, सेक्शन 118 सेम रहता है, तो 30 डेज में वो रिकॉर्ड सब कुछ करना पड़ता है। मैनर ऑफ साइनिंग, अब साइन कौन कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है। चेयरमैन, देखो ये अच्छा, ये बड़ा अच्छा है, ये सब कुछ उन्होंने क्लब कर दिया। बोर्ड की या कमेटी के केस में
चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग कर सकता है, नेक्स्ट मीटिंग कर सकता है, लेकिन जनरल मीटिंग के केस में चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग कर सकता है, या अगर डेथ हो जाती है, इनएबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज कर सकता है। हम अगले एजीएम तक वेट नहीं करेंगे, राइट। एंड थर्डली, अगर कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से आता है तो बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन 30 डेज, राइट, जो भी ऑथराइज पर्सन है उससे, तो वो चीज आपने ध्यान देनी है। प्रेजर्वेशन परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है इन द कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, राइट। SS2 जो है वो जनरल मीटिंग बेस्ड है, तो ये चीजें आपने ध्यान में देनी है। सेम एजीएम पे जो रिपोर्ट है वो MGT 15 में रखी जाती है। सो इट शैल बी रिक्वायर्ड, क्या क्या चीजें, रिपोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन विद द मिनट्स के इन एडिशन होती है, एंड द रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अगर वो नहीं कर पाता देन बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें से एक जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए और CS होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू शुड नो, ठीक है। रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डे, डेट, आवर एंड वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग, कंफर्मेशन ऑफ कोरम, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एक्ट, बिजनेस ट्रांजैक्टेड, पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, या कोई और पॉइंट्स आते हैं वो। रिपोर्ट जो है वो फेयर एंड करेक्ट समरी होनी चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नहीं बनती है, फेल्स टू फाइल इट, पेनल्टी लगती है कंपनी के ऊपर। द पेनल्टी इज 1 लाख रुपीज, और अगर नहीं उसे फुलफिल कर रहे हो तो 500 ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 lakhs। ये कंपनी का है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का है पेनल्टी ऑफ नॉट लेस देन 25,000 रुपीज, कंटिन्यूइंग है 500 पर डे टू द मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इस चीज का आपने बहुत बहुत ध्यान देना है, राइट। विद दिस वी एंड द टॉपिक ऑफ जनरल मीटिंग। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। जनरल मीटिंग का जो टॉपिक है दैट इज actually essential and I've tried to cover almost all the topics। कोई एक आधा टॉपिक, आई थिंक ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वगैरह मैंने स्किप किया because I think you can simply write the topic by yourself as well। I hope this video helps। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। I'll see you tomorrow with the revision of probably directors and KMP। So stay subscribed and hit the like button and leave the comment अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई। I'll see you tomorrow। Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on। Bye bye।